देखें, अगले शहर इक़्तिदार की अगर आप बात करें तो 13 जुलाई तक मैं बहुत ख़तरनाक मंजरनामा देख रहा हूँ। और ये कोई शेख रशीद साहब वाली बात नहीं है, ये पेशन गोई नहीं है। मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं उसकी दलाइल सामने रख देता हूँ, देखने वालों के फैसला देखने वाले कर लें कि मैं कोई मतलब कोई हवाई बात कर रहा हूँ, कोई हवाई फायरिंग कर रहा हूँ, या मेरी बात में कोई दमखम है। देखें, 6 जुलाई हफ्ते के दिन पीटीआई ने जलसा अनाउंस कर रखा है, जो कि जलसा नहीं होने दिया जाएगा, किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा, या खौफ इतना फैला कर रखा जाएगा ताकि कोई खातिर खा लोग जमा ना हो सकें। ये पीटीआई का बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पीटीआई के लिए ये नुक्ता आगाज़ है कल का जलसा। अगर ये जलसा रीज़नेबल भी हो गया तो इस पूरी मूवमेंट में जान पड़ जाएगी, लेकिन अगर ये जलसा नाकाम हो गया तो इसके बहुत संगीन नताइज होंगे तहरीक इंसाफ की आइंदा की मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि इस जलसे को देख के पंजाब के लोगों ने हिम्मत पकड़नी है निकलने की या ना निकलने की। तो कल का जलसा तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है उसका नुक्ता आगाज़ है, और ये जो पहला जलसा है ये पेस सेट कर देगा, या इस पूरी तहरीक को गिरा देगा या इस पूरी तहरीक को उठा देगा। लेकिन अगर कल ये इस पूरी तहरीक को गिरा देता है, ये जलसा नहीं कर पाते, फिर एक और बड़ी मूवमेंट उनको कोई एक बड़ा जलसा कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, चाहे मार धाड़ हो, गिरफ्तारियां हो, पकड़ धकड़ हो, मनाजिर हो, सब कुछ हो। लेकिन देखें, इस वक्त तहरीक इंसाफ को, अगर तहरीक इंसाफ थोड़ी सी अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो तो हुकूमत कमज़ोर विकेट के ऊपर है, चाहे वो अमरीकी कांग्रेस की करारदाद हो, चाहे यूएन की रिपोर्ट हो, अदलिया के अंदर मामला हो, जजेस का खड़े हो जाना हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हों, चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट के खिलाफ टेरियान के फैसले में चार्जशीट हो, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। हुकूमत देखें इकॉनमी की वजह से मुश्किल में है, बिजली के बिलों की वजह से मुश्किल में है। और मोहम्मद मालिक साहब ने जो बात की है ना, अगस्त बहुत 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 ख़तरनाक है। देखें, इस वक्त जो लोगों के बिजली के बिल आए हैं ना, उससे डबल बिल आएंगे अगस्त में। जब वो बिल आएंगे तो पहले लोगों की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। मैं एक शख्सियत से मिला और उस शख्सियत से मैंने कहा कि आप बड़ा आपका इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरा पाकिस्तान जानता है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या मौक़िफ़ है इन सारी सिस्टम के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर। कई बार जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये खबर नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश है। तो मैंने उस शख्सियत से पूछा, मैंने कहा सर आप बताएं कि आप क्या देखते हैं 1.5 माह बाद हालात कहाँ पर होंगे, क्योंकि मेरे जहन में वो 14 अगस्त वाली वो बात थी जो मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि 14 अगस्त पर नज़र रखें। मैंने जब उस शख्सियत से पूछा तो शख्सियत ने मुझे कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जो इस वक्त जो कुछ चल रहा है ये नहीं होगा। मैंने कहा क्या मतलब आपका, क्या हो जाएगा ऐसा? जाहिर है मैंने तो सवाल करना था उनसे। उन्होंने कहा 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली उन्होंने कहा कि जो महंगाई की तकलीफ़ है, कर्ब है, जो आग है, वो उन लोगों तक आन पहुँची है जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है। ये दोबारा जुमला सुने और इस पर गौर करें कि महंगाई की आग उन लोगों तक आन पहुँची है जिन लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है। उनको मजबूर कर दी है इस महंगाई ने कि वो भी कुछ बोलें, कहीं खड़े हों, किसी को सपोर्ट करें। दूसरा उन्होंने कहा कि होप ख़त्म हो गई है। देखें, हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, हम किसी टूरिज़म प्लेस पे जा रहे हैं, रास्ता टूटा हुआ है, आपको पता है कि यार 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है आगे, फिर रास्ता ठीक हो जाएगा। होप होती है ना, वो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का वो जो टुकड़ा है वो गुजर जाता है, मुश्किल सफ़र, होप ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा और तीसरा, पीटीआई देखें उसके पास 2 अक्सरियत है, उसने एजिटेशन करनी है, इमरान खान के सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। इस सूरत हाल में मैं ये देख रहा हूँ, जो उस शख्सियत ने भी कहा कि 1.5 माह बाद हालात ये नहीं होंगे जिस वक्त हैं, और 6 तारीख को यानी कल पीटीआई का जलसा है, होता है नहीं होता, पकड़ दकड़ होती है ये। और अगर कल को बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं, कल को बड़ा तसादुम होता है तो ये ट्रिगर कर सकता है, चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। एक बात और, सोशल मीडिया पर बड़ा इल्ज़ाम लगता है ना कि सोशल मीडिया बड़ा इश्तियाल दिलाता है लोगों को, अनसर्टेनिटी फैलाता है। पिछले 1 हफ्ते के टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स मॉनिटर कर लें, टीवी चैनल्स पे बैठ के सीनियर तजियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात शुरू होने जा रहे हैं। ये बात वो क्यों कर रहे हैं? अपनी तनख्वाहों पे टैक्स बढ़ गया, इस वजह से उनको पाकिस्तान कीनिया बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उनको पाकिस्तान श्रीलंका बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जब चोर डाकू और लुटेरो मुल्क को लूट रहे थे उस वक्त आप इनको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि आप कंफर्टेबल थे। अब आपकी तनख्वाहों पे थोड़ा सा टैक्स क्या बढ़ गया है, आपको पाकिस्तान श्रीलंका बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको पाकिस्तान कीनिया बनता हुआ नजर आ रहा है, आपकी अपनी जात पे बात आई है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं आज भी वो इस हुकूमत की वजह से चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस दिन ये निजाम गिरेगा ना, एक दिन में 19 से 20 लोग तो प्राइवेट चैनल से फारिग होंगे, 40-50 लोग पीटीवी से फारिग होंगे जिनको रखवाया गया। अब आए अगली तारीख के ऊपर, 12 को जमात इस्लामी ने ऐलान किया हुआ है। 12 तारीख को जमात इस्लामी एक बड़ी मूवमेंट करने जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि 25 मई का जो ऐलान किया था ना पीटीआई ने, जब नहीं हो सका था, केपीके से नहीं निकल सके थे और वो सारा कुछ हुआ, निकले फिर रास्ते से इमरान खान वापस चले गए, डी चौक नहीं आए थे, उसके बाद ये पहली बड़ी मूवमेंट है इस्लामाबाद की तरफ। और ये संजीदा मूवमेंट है, ये मजाक नहीं है, ये गप नहीं है,
ये संजीदा मूवमेंट है। अगले 13 जुलाई तक का मंजरनामा देखें। 6 को पीटीआई, 12 को जमात इस्लामी। इस दौरान ऑयल के हवाले से एसोसिएशन हैं जो पेट्रोल पंपों के हवाले से एहतजाज की उन्होंने कॉल दे रखी है। इस दौरान मिलिट्री कोर्ट्स का केस, इस दौरान मखसूस नशिस्तों का केस, इस दौरान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, इस दौरान कम अज कम 9 से 10 केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, मखसूस नशिस्तों का केस, ट्रिब्यूनल्स का केस। इसी तरह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वह है दोबारा गिनती के नाम पर सीटें छीनने का केस। ये सारी चीजें ये, और फिर बाबर सत्तार साहब का एक ऑर्डर ऑडियो लीक्स वाला, उसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। चीजें फिर 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस, एक रेफरेंस पहले मलिक शहजाद साहब के खिलाफ आया और एक रेफरेंस आया आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। चीजें ट्रिगर हो रही हैं, चीजें आगे जा रही हैं। मैं इस सारे हालात को किसी न किसी साइड पे अगले 1.5 माह में लगते हुए देख रहा हूं और किसी न किसी मामले पे मैं तसादुम देख रहा हूं। देखिए, तारिक जहांगीरी साहब पर एक रेफरेंस आया है, उनके खिलाफ दायर हुआ है कि उनकी डिग्री जाली है। जब कोई वकील जज बन रहा होता है हाई कोर्ट का, तो उसकी सारी डिग्रियाँ, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अब ये एक मजाक है कि आप क्या करें कि एक जज बन गया, वो बतौर जज काम कर रहा है और आप, क्योंकि आप उसके खिलाफ आप उसको निकालना चाहते हैं अदलिया से, आप वहाँ जाएं उसकी यूनिवर्सिटी में जहाँ से उसने लॉ किया है, वहाँ जाके आप बंदों को मैनेज करें, मैनेज करके और आप वहाँ से उनका रिकॉर्ड चेंज करवाएं और उनसे रिपोर्ट लें कि डिग्री जाली है और आप उस जज को फारिग कर दें। ये कोई बात है करने वाली? ये मजाक नहीं है। ये चीज़ें हुकूमत जो चीज़ें कर रही है, ये हुकूमत चाहती है कि जो तसादुम आज से 2 माह बाद होना है वो भी हो जाए, और ये हो जाएगा तसादुम। ये मैं बता रहा हूँ बार बार, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आर्गूमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि तसादुम ये हो जाएगा। हुकूमत जो काम कर रही है, जो मलिक शहजाद के, मुझे बताएं, जो शकील तनौली साहब हैं जिनके बेटे का वो एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान चली गई, बहुत तकलीफ दे है। अल्लाह ताला किसी वालिद पे, किसी माँ पे ये तकलीफ़ ना लाए कि उसका जवान बेटा इस तरह से दुनिया से चला जाए, तो तकलीफ दे है। और क्या हम ये कहते हैं कि आप जिम्मेदार को ना पकड़ें, लेकिन 2 साल बाद ही आपको क्यों ये एहतजाज करवाना याद आया? मैं गुजर रहा था वहाँ से जहाँ पे ये शकील तनौली साहब और वो एहतजाज कर रहे हैं और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ। बिल्कुल कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए, करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे शकील तनौली साहब वगैरह ने कैंप लगाया हुआ है, यहाँ पे बलूचिस्तान के लापता अफराद ने भी आके कैंप लगाया था और मीडिया की जरूरत नहीं थी कि मीडिया के कोई DSNG भी पास से गुजर जाती। और आज मीडिया की इतनी DSNGs खड़ी थी कि कुछ चैनल्स ने तो पता नहीं लाहौर और कराची से शायद गाड़ियाँ मंगवा ली हैं, उनके पास इस्लामाबाद में गाड़ियाँ नहीं है इस धरने की और इस एहतजाज की कवरेज करने के लिए। क्यों लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं? करें आप कार्रवाई, जो जिम्मेदार है, अगर चीफ जस्टिस की बेटी है वो भी जवाब दे, गिरफ्तार करें, सजा दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टी सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे कि इसके जिम्मेदार जज साहब नहीं है, और अगर एक जज की बेटी से एक्सीडेंट हो जाता है उसको दें सजा। उसकी सजा आप उसके बाप को नहीं दे सकते, उसके वालिद को नहीं दे सकते। इमरान खान जिस दिन भूख हड़ताल शुरू करेंगे ना, पूरे निज़ाम को जान के लाले पड़ जाएंगे। इमरान खान की भूख हड़ताल इंटरनेशनल खबर है, इंटरनेशनल मीडिया की खबर है, और जिस दिन इमरान खान ने भूख हड़ताल कर दी, ये PTI की जो कंप्रोमाइज्ड और कमज़ोर लीडरशिप है, इनके लिए भी, इनकी भी जान पे बान आएगी। वजह क्या है? जिस दिन इमरान खान ने भूख हड़ताल कर दी, फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर इमरान खान इतनी आसानी से भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेगा, फिर कोई बड़ी हलचल होगी। इसलिए अदलिया और इदारे आमने सामने हैं, अदलिया और हुकूमत आमने सामने है, अवाम के अंदर बेजारी है, अवाम बेताब है, मायूसी है, अंधेरा है, अनसर्टेनिटी है। इंटरनेशनल मीडिया देख लें, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट देख लें, लोगों का सड़कों पर निकलना देख लें, जमात इस्लामी की कॉल देख लें, PTI की कॉल देख लें, PTI के जलसे देख लें, KP हुकूमत को इमरान खान की डायरेक्शन देख लें कि वहाँ पर FIR करें इनके ऊपर गद्दारी की। ये सारी चीज़ें देखें। इस दौरान अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया, PTI के कारकुन, PTI के रहनुमाओं के जिम्मेदारान के दफ्तरों का घेराव करेंगे, जाके इनको गिरबान से पकड़ेंगे कि करो कुछ और इमरान खान की भूख हड़ताल खत्म करवाओ। ये चीज़ इतनी सादा नहीं है। इसका अंदाज़ा उस दिन होगा जिस दिन खबर आएगी कि इमरान खान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मुझसे अगर आप पूछें कि PTI में इस वक्त सबसे ज़्यादा PTI को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, यानी एक तो वो भी है ना जो अंदरूनी इमरान खान से मोहब्बत के नाम पे, बड़े उनसे वफादारी के नाम पे पार्टी को तकसीम कर रहे हैं, वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनको तो खैर इमरान खान का सख्त पैगाम आ गया। मुझसे अगर आप पूछें कि मैं PTI की इस सारी तबाही का जिम्मेदार किन तीन लोगों को समझता हूँ, मैं इमरान खान की रिहाई न होने का जिम्मेदार किन 3 लोगों को समझता हूँ? नंबर 1 हामिद खान, नंबर 2 बैरिस्टर गोहर, नंबर 3 बैरिस्टर अली जफर। ये 3 लोग हैं इमरान खान की रिहाई ना होने के, ये 3 लोग हैं PTI की नाकामी के। क्यों? बैरिस्टर गोहर साहब चेयरमैन हैं PTI के,
उनकी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने दुनिया की 10 बड़ी तंजीमों में से एक तंजीम पीटीआई पूरी उनके हवाले कर दी है, उनको चेयरमैन लगा दिया है, और आज तक उनको एहसास ही उनको मतलब आज तक वो ये बात इसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे कि वो पीटीआई के चेयरमैन है, और वो आज तक ये समझते हैं कि वो पीटीआई के आम से वर्कर या आम से बंदे के भी नंबर 2 हैं। कोई उनके अंदर कोई पावर नहीं है, कोई बड़ी इनिशिएटिव लेने की, कोई बड़ा फैसला करने की। और फिर हामिद खान साहब जो अभी तक बचा रहे हैं कि आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट ना लेके जाएं, आप ये बड़ा मामला ना लेके जाएं, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के दौर में जो है वो एक मामला लेकर जाना चाह रही थी पीटीआई, तो कुछ वकला ने ये कहा कि जी आप ना लेके जाएं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को आप इम्तिहान में डाल देंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। भाई ये क्या बात हुई? अब भी हामिद खान साहब कहते हैं कि ये मामला काजी साहब के पास ना लेके जाएं, ये मामला ना लेके जाएं। क्यों नहीं कहते हैं? वो काजी साहब से बिगाड़ना नहीं चाहते। करोड़ों रुपए की इनकम है हामिद खान साहब की, करोड़ों रुपए की, 1 टका लगाए बगैर सेनेटर भी बन गए। दिया क्या आज तक उन्होंने पीटीआई को? कितने पीटीआई के लोगों को उन्होंने बाजियाब करवाया? कितने पीटीआई के लोगों को उन्होंने केस लड़े? इमरान खान के कितने केसेस लड़े हामिद खान साहब ने? कभी कोई जवाब मिले? हामिद खान 2 ग्रुप हैं वकला में, सियासत में, प्रो हामिद खान, एंटी हामिद खान। इतना बड़ा नाम है हामिद खान। कभी सुना है कि उन्होंने कोई बात ऐसी की हो जिससे कोई उनके चैम्बर के लोग आज जुडिशरी में बैठे हुए जज बनकर हामिद खान साहब काजी फायजा के हक में मूवमेंट चलाने वाले हैं। एक बार आपने देखा कि काजी साहब के सामने पेश होकर उन्होंने कहा कि सर ये 10 हमारे केसेस आप नहीं लगा रहे? कभी आपने देखा कि अभी अजहर मिशवानी के भाइयों का मामला है, शहबाज गिल के भाई का मामला है, रिजवान मलिक के और उसके भाई के अगवा का मामला है? कभी आपने देखा कि हामिद खान ने जाके काजी फैसला साहब को कहा हो कि सर ये हमारे मामला हैं, आप इस पर सोमोटो लें, या 184 की पटिशन लेकर गए हो? कभी आपने देखो अली जफर साहब पटिशन लेकर गए हो? कभी आपने देखो बैरिस्टर गौर साहब ने कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया हो? ये 3 लोग जिम्मेदार हैं आज जो पीटीआई के लोग अगवा हो रहे हैं, आज जो पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है, जो पीटीआई के साथ जबर हो जा रहा है, जो ज्यादती हो रही है, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। पीटीआई के वर्कर्स का एक ही उनका मसला है, और वो है इमरान खान की रिहाई। देखें, मैं चले मान लेता हूँ कि इस वक्त पूरा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ खड़ा है। अदलिया में ज़ाहिर है चीफ जस्टिस मैटर करते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए इमरान खान की रिहाई इतनी आसान नहीं है। मान लेता हूँ मैं ये आर्गूमेंट, लेकिन मुझे सीरियस एफर्ट तो दिखाए ना कि मैं एनालिसिस कर सकूं कि यार पीटीआई ने जोर बड़ा लगा दिया है, ये भी पटिशन डाल दिया है, ये भी पटिशन डाल दिया है, ये भी केस ले गए हैं, ये भी केस ला, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। देखें, ये पीटीआई जो है ना, पीटीआई की लीडरशिप, उसको एक बात समझनी चाहिए कि ये कोई इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर नहीं है कि 10 सवाल आए हुए हैं और उसमें से 5 आपने हल करने हैं। ये इस निज़ाम के खिलाफ जंग है, ये इमरान खान की रिहाई की जंग है, ये इमरान खान की ज़िंदगी बचाने की जंग है। इसमें अगर 10 महाज हैं, 10 के 10 महाजों पे आपको लड़ना पड़ेगा, 10 के 10 महाजों पे आपको डिलीवर करना पड़ेगा। किस चीज़ की आपके पास कमी है? लोगों की कमी है? नहीं है। पैसे की कमी है? नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो करोड़ों अरबों रुपए फंडिंग दे रहे, कहाँ जा रही है वो करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग? कितने वकील इन्होंने किए? एक प्रोफेशनल इन्होंने वकील किया है, फैसल सिद्दीकी को। बाकी सलमान सफदर साहब ज़बरदस्त लड़ रहे हैं केस, सलमान कनारिया साहब ज़बरदस्त लड़ रहे हैं, बाकी कहाँ है? प्रोफेशनल वकील कर लें। आज अगर पीटीआई कहे ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमें 3 अरब रुपया चाहिए, 2 घंटों के अंदर 3 अरब रुपये इकट्ठा हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान को बाहर लाओ। ये हाथ पैर रख के बैठे हुए हैं। ये तो ऐसा लगता है कि 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं ये, कि सुबह 9 बजे आना और 5 बजे हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये भी एक आर्गूमेंट आता है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना आए। गो कि मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए तो नहीं ये हो सकता कि वो इसलिए चाहते हो कि ना आए ताकि हमारी फूफा चलती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इस आर्गूमेंट को मैं बाय नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग कहीं पे अलाइंड हों और उनको ये कहा गया हो कि तुमने कोई ये सीरियस काम नहीं करना। क्यों? ये आप सीरियस काम करेंगे तो मसला हो जाएगा। ये आपने नहीं करना है। जैसे हर वो पीटीआई के अंदर बंदा जो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानात देता है, वो कहीं ना कहीं अलाइंड है। जो ये नहीं चाहता कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई एक पेज पर आए। देखें, मौलाना फजल रहमान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रही पीटीआई, लेकिन मौलाना और पीटीआई जिस दिन एक पेज पर आ जाएंगे, उस दिन इस हुकूमत की कांपें टांग जाएंगी, उस दिन इस हुकूमत का दिन गिने जाएंगे कि आप गई हुकूमत, गिन ले दिन। पीटीआई की बाहर मौजूद लीडरशिप इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, गारंटर हैं ये। क्यों? आज अगर पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म या मीडिया पे ना आए तो मीडिया के पास ये टॉपिक नहीं होगा। मीडिया जो है वो 40 मिनट के प्रोग्राम में 30 मिनट इसको डिस्कस नहीं करेगा, उन्हें कुछ और डिस्कस करना पड़ेगा ना।
पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से इमरान खान की रिहाई का मामला तो बहुत पीछे चला गया हुआ है। कितने टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान की रिहाई की बात होती है, कितने चैनल्स के ऊपर ये जाके अजहर मिशवानी के भाइयों की बात करते हैं, शहबाज गिल के भाई की बात करते हैं, रिजवान मलिक की बात करते हैं, उसके भाई की बात करते हैं, आलिया हमजा की बात करते हैं, सनम जावेद की बात करते हैं, यास्मीन राशिद की बात करते हैं, एजाज चौधरी की बात करते हैं, उमर सरफराज चीमा की बात करते हैं, मियां महमूद रशीद की बात करते हैं, 85 लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में उसकी बात करते हैं। इमरान खान की कितने लोग बात करते हैं, उठा के एनालिसिस कर लें टॉक शोज के ऊपर। टॉक शो में जाके 70% ये तो इंटरनल मामला डिस्कस करते हैं पार्टी के। ये अगर ये टॉक शो में जाते हैं, अगर एक एंकर सवाल करते हैं, आगे से उसे कहेंगे यार तुम क्या बात कर रहे हो इंटरनल लड़ाइयों के ऊपर, ये लोगों के बिल आए हैं, पूछो अपने कैमरामैन से इसका बिल कितना है, इस कैमरामैन से पूछो इसका बिल कितना है, इस अपने टेक्निकल स्टाफ से पूछो इसका बिल कितना है। ये असल मसाइल हैं, ये बात ही नहीं करते। टीवी चैनल्स तो जाहिर है वो एक एजेंडे पे हैं, उनका तो माल लगा हुआ है, उनको तो इस चीज़ का। और इस शरीफ खानदान का सबसे बड़ा मसला है कि आज भी ये 90s से नहीं निकल रहे। इनको आज भी लगता है कि टीवी चैनल्स के ऊपर सब अच्छा दिखाओ, बार बार अच्छा दिखाओ, अच्छा बताओ, तो इससे लगेगा कि अवाम के अंदर परसेप्शन बन गई है कि हुकूमत अच्छी है। ये बेवकूफ़ी वाली बात। नून लीग इस हद तक बेनिफिशियरी ज़रूर थी इदारों की और पीटीआई की लड़ाई की कि उनको इक़्तिदार दे दिया गया, इस हद तक बेनिफिशियरी ज़रूर थी। देखें, इक़्तिदार मिल जाना कामयाबी नहीं होती। सियासी तौर पे आप कमज़ोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं, ये मैटर करता है। अगले इलेक्शन में आपको वोट कितना पड़ेगा, ये मैटर करेगा। क्या आज पीटीआई, आज पीएमएलएन का जो वोट बैंक है वो बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है? अगर तलत हुसैन साहब और अमार मसूद साहब भी नून लीग के खिलाफ हो गए हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं ना कि हालात किस नहज पर आ गए होंगे। मुझे याद है एक दिन अजमत से शेख साहब एक केस सुन रहे थे, एक बेंच में बैठे हुए थे, तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ना धड़ाधड़ जमानतें दे रही थी, नून लीग वालों को धड़ाधड़ जमानतें दे रही थी। तो नून लीग एक बंदे की जमानत मुस्तरद हो गई यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से, और वो अपील में आ गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अजमत शेख साहब ने कहा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से तुम्हें जमानत नहीं मिली ना, तुम्हारी जमानत बनती नहीं है। अगर नून लीग को डिफेंड करने से तलत हुसैन साहब ने और अमार मसूद साहब ने इनकार कर दिया ना, तो रूए ज़मीन पे कोई बंदा नून लीग को डिफेंड नहीं कर सकता। ख़त्म हो गई ना बात। ये दो तो फ्रंट देखें, आप फ्रंट मोर्चे पे किस अपने सिपाही को खड़ा करते हैं, या आपको कौन सा सिपाही फ्रंट मोर्चे पे जाता है जो आपसे सबसे ज़्यादा वफादार होता है? वो कहता है कि सर सबसे पहले मैं जान दूंगा, सर मैं गोली खाऊंगा आपके लिए, आगे नहीं आने दूंगा आपके दुश्मनों को। ये नून लीग के सबसे फ्रंट मोर्चे के सिपाही थे दोनों, तलत हुसैन साहब और अमार मसूद साहब। अगर वो दोनों भी सरेंडर कर गए हैं तो फिर खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। अगर मियां नवाज शरीफ भी बजट सेशन में नहीं आए और बजट को वोट नहीं दिया तो खत्म हो गई बात, पीछे क्या बचता है? ये अब सारी कहानी है पीटीआई के ऊपर। पीटीआई एजिटेशन अच्छी कर गई तो ये निज़ाम गिर जाएगा। इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग निकलेंगे। अगर मैं अब तक की पीटीआई की तैयारी देखूं तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये जलसा कामयाब होगा। अगर अब तक की मैं पीटीआई की तैयारी देखूं, मुझे कोई, हाँ पता नहीं, शायद कोई इतनी ज़बरदस्त इनकी प्लानिंग हो कि चुप करके खुफिया, जैसे कोई एटम बम का कोई मंसूबा तैयार हो रहा हो और बड़ा इन्होंने खुफिया रखा हुआ हो, और अचानक और पता चले कि सड़कों पे लोग ही लोग हों, तो मैं हैरान हो जाऊंगा कि यार क्या शानदार हिकमत अमली थी। लेकिन अब तक इनको ये लगता है कि बस हमने अनाउंस कर दिया लोग खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ करता। कहाँ है इनके 1000 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में चारों असम्बलियों में, और कौमी असम्बली के कुल मिला के 1000 से ज़्यादा टिकट होल्डर थे इनके, जिनमें से 400-500 आ गए असम्बलियों में, ठीक है, और बाकी ज़ाहिर है वो फॉर्म 45 पे कुछ जीते हुए थे और उनको हरा दिया गया। 1000 से ज़्यादा नशिस्तें कौमी असम्बली की सूबाई और सारे 1000 को अगर ये कहें कि 200 बंदे भी लें तो यहाँ पे इस्लामाबाद में कितने लोग आ जाएंगे? लेकिन मुझे कोई तैयारी नज़र नहीं आई। हाँ, अगर कोई खुफिया प्लानिंग थी, ये बहुत हैरानकुन बात होगी। लेकिन इसको भी देखने के दो एंगल हैं। पहला जलसा तो इनका नाकाम हो जाएगा और वो ज़रूर इम्पैक्ट करेगा इनकी आइंदा की मूवमेंट को। लेकिन आप अगर ये कहें कि उससे को हुकूमत को फ़ायदा हो जाएगा, हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हुकूमत को फ़ायदा उस दिन होगा जिस दिन लोगों की नफ़रत कम होगी। नफ़रत उस दिन कम होगी जिस दिन महंगाई कम होगी, जिस दिन रोज़गार चलेगा, जिस दिन इंडस्ट्री खुलेगी। उसकी कोई उम्मीद ही कोई नहीं है। अगले हफ्ते में ये भी देखना है कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आली नीलम साहिबा हलफ उठाती हैं, तो जो 2 सीनियर उनसे जज हैं, जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, वो रिज़ाइन करते हैं या वो इसी तरह से काम करते रहते हैं। उनके एक तरह से, उनके सीनियर होने के बावजूद, उनके एक तरह से आप वो उन्होंने आपके पास केस ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो आप उनके इख्तियार के अंडर आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते वो पिटिशन कर दें सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जज, कि ये नहीं हो सकता था। ये भी हो सकता है कि वो रिज़ाइन कर दें, और ये इसके बहुत कम चांसेस हैं, ये बहुत कम चांसेस हैं कि वो दोनों इसी तरह से बैठ के काम करते रहें। या तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, या ये 2 बड़े इस्तीफे आ जाएंगे। ये बड़े इस्तीफे होंगे 2, ये छोटे इस्तीफे नहीं होंगे। ये अदलिया में बहुत बड़ी खबर होगी कि पहली मरतबा
पहली मरतबा 18वीं तरमीम के बाद मतलब मेरे ख्याल है 10-11 में आई थी, जब भी आई थी, यानी 14 बरसों में पहली 18वीं तरमीम के बाद पहली बार होगा कि जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने पे हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज जो हैं वो रिजाइन कर जाएंगे। छोटी बात नहीं होगी, इससे अदलिया के अंदर एक हलचल और बढ़ेगी। और मसला इस वक्त सारा ये है, अदलिया के अंदर जो है हलचल बढ़ रही है ना, जजों के खिलाफ रेफरेंस आने हो, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी हो, उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ मुहिम चलनी हो, उनका नोटिस लेना हो, सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंटरनल लड़ाई हो, हाई कोर्ट के जजेस की इंटरनल लड़ाई हो, ट्रिब्यूनल में जजेस का मामला हो, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के आमने सामने आना हो, एक जूनियर जज का चीफ जस्टिस बनाया जाना हो, सारी गेम। मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि जब मैं सुबह 4-5 अखबार खोलता हूँ ना, तो मुझे सारी खबरें ही अदलिया की नजर आती हैं। इतनी लाइमलाइट में इस वक्त अदलिया और जजेस, सारी पाकिस्तान की सियासत, आइंदा की सियासत का रुख पाकिस्तान की अदालतें उसका तयन करेंगी। और जुलाई के अंदर अंदर ये हो नहीं सकता कि जुलाई सुकून से गुजर जाए।